हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम मोस्ट फेमस पर्सनालिटी को डिस्कस करने वाले हैं जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। इनकी बायोग्राफी सिर्फ इंग्लिश और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि सारे ही इंडियंस के लिए इंपॉर्टेंट है। एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर कर दूंगी, आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी की बायोग्राफी। रविंद्रनाथ टैगोर एक मल्टी टैलेंटेड इंसान थे। इनके अंदर इतने सारे टैलेंट्स थे कि क्या बताएं। ये एक कमाल के पोइट थे, म्यूज़िक को कंपोज करते थे, यानी कि गानों को लिखते थे। इन्होंने लगभग 2200 से भी ज़्यादा सॉन्ग्स लिखे। इसके अलावा ये एक लाजवाब नॉवलिस्ट और पेंटर थे। लगभग 2300 से भी ज़्यादा इनके आर्टवर्क्स हैं। इसके अलावा ये एक सोशल रिफॉर्मर थे, साथ ही साथ फिलोसोफर भी थे। और हाँ, ये एक बहुत ही बड़े ट्रैवलर भी थे। इन्होंने अपने ज़माने में 34 कंट्री ट्रैवल करी, जबकि आप जानते हैं कि पहले के टाइम में एक कंट्री भी ट्रैवल करना कितना मुश्किल होता था। मतलब एक इंसान में इतने सारे टैलेंट्स, इसीलिए तो ये इतने ज़्यादा फेमस हैं। इन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का बर्थ 6 मई 1861 को जोरासांको मैंशन में कलकत्ता में हुआ था। दोस्तों, डेट का कंफर्म नहीं है, कहीं कहीं पर 7 में भी देखने को मिलता है, तो आप इसीलिए कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना। आप मेनली ईयर को याद रखो। दोस्तों, जोरासांको महल का नाम था जिसमें टैगोर की फैमिली रहती थी। रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली का सोशल बैकग्राउंड बहुत ही तगड़ा था। आप खुद ही सोचो, महल में रहने वाले लोग हैं तो सोशल बैकग्राउंड तो ऑब्वियसली अच्छा होगा ही। सोसाइटी में अच्छी खासी रेस्पेक्ट थी, लोग पहचानते थे। रविंद्रनाथ टैगोर ब्राह्मण थे। ये इतनी ज़्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे कि इनकी फैमिली को ठाकुर कहा जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर को पहले रोबिंद्रनाथ ठाकुर के नाम से जाना जाता था, लेकिन ब्रिटिशर्स उनके नाम को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे। उन्होंने इनके नाम को मिस प्रोनाउंस करके कहा टैगोर, और यहीं से टैगोर नाम फेमस हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी द्वारकानाथ टैगोर बहुत ही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उनके बहुत सारे बिजनेस थे, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोल माइनिंग और सिल्क में इनका बिजनेस था। रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी राजा राम मोहन रॉय के बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोस्तों, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज को फाउंड किया था और टैगोर की फैमिली भी इस ब्रह्म समाज की फॉलोअर थी। ब्रह्म समाज क्या है वो मैंने इस वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। रविंद्रनाथ टैगोर के फादर महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर इतने ज़्यादा बिजनेस माइंड नहीं थे, बल्कि उन्हें स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट था और उन्होंने स्वामी विवेकानंद की स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है। रविंद्रनाथ टैगोर की मदर का नाम शारदा देवी था। अब दोस्तों, देवेंद्रनाथ और शारदा देवी के टोटल 14 बच्चे हुए, जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर सबसे छोटे थे। रविंद्रनाथ टैगोर के फादर स्पिरिचुअलिटी में बिजी थे और उनकी मदर की तबीयत खराब रहती थी। इसी वजह से टैगोर के पालन पोषण उनके महल में रहने वाले सर्वेंट्स ने किया। इनके एजुकेशन की बात करें तो इन्हें स्कूल की पढ़ाई में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इनका ध्यान क्लास में रहता ही नहीं था। टीचर से बार बार मार पड़ती थी। इनका मन ना लगने की वजह से ये स्कूल बदलते रहते थे, कभी कैलकाटा एकेडमी तो कभी ओरिएंटल सेमिनरी तो कभी सेंट जेवियर। फाइनली इन्होंने स्कूल की पढ़ाई को छोड़ दिया। भैया, अब नहीं होगा मुझसे। स्कूल से ड्रॉप आउट करने के बाद इनके भाई हेमेंद्र नाथ टैगोर ने इनकी होम ट्यूटरिंग करी। इन्हें घर पर ही फॉर्मल सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए, जैसे कि साइंस, मैथ्स एक्सेट्रा। इसके अलावा फिजिकल ट्रेनिंग भी दी गई, जैसे कि स्विमिंग, जूडो, रेसलिंग, ट्रैकिंग, इन सारी चीज़ों को सिखाया गया। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली के रग रग में आर्ट और लिटरेचर बसा हुआ था। उनकी फैमिली के कई मेंबर्स लिटरेरी मैगजीन को पब्लिश करने का काम करते थे, यानी कि पब्लिशर थे। कुछ मेंबर्स थिएटर में एक्टिव थे, तो कुछ मेंबर क्लासिकल म्यूजिक के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। इवन कि टैगोर के फादर ने अपने बच्चों को क्लासिकल म्यूजिक सिखाने के लिए म्यूजिशियंस रखे थे। एक बहुत ही फेमस म्यूजिशियन जादूनाथ भट्टाचार्य उनके घर आते थे उन्हें म्यूजिक सिखाने के लिए। दोस्तों, जादूनाथ भट्टाचार्य वही हैं जिन्होंने हमारे नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम की ट्यून सेट करी। यहाँ तक कि टैगोर के भाई बहन भी लिटरेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। उनके भाई द्विजेंद्रनाथ एक फिलोसफर और पोएट भी थे। एक और भाई ज्योतिरिंद्रनाथ म्यूजिशियन, कंपोजर और ड्रामेटिस्ट थे। उनकी बहन स्वर्ण कुमारी भी एक नॉवलिस्ट थी। यानी कि पूरा ही पूरा खानदान टैलेंटेड था। तो आप देख रहे हैं कि टैगोर के बैकग्राउंड में हमें आर्ट एंड लिटरेचर देखने को मिल रहा है। 1873 में जब रविंद्रनाथ टैगोर 12 साल के थे तो उनके पिता उन्हें खुद की खोज करने के लिए
खुद की पहचान करने के लिए एक जर्नी पर लेकर गए, एक सेल्फ डिस्कवरी जर्नी पर लेकर गए। पहले वो लोग शांति निकेतन गए, फिर ये अपने फादर के साथ हिमालयाज में कुछ महीनों के लिए डलहौजी हिल स्टेशन पर गए। वहाँ पर जाकर इन्होंने कई सारे फेमस लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, एस्ट्रोनॉमी और साइंस भी पढ़ी, साथ ही साथ एंशिएंट रिलीजियस टेक्स्ट जैसे कि उपनिषद और रामायण भी पढ़ा। फिर अमृतसर गए और वहाँ पर 1 महीने तक रुके। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के अंदर बैठकर टैगोर गुरबानी सुनते थे। दोस्तों, सिखिज्म में जो रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं उसे गुरबानी कहते हैं, और ये उन सॉन्ग से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हुए, उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए ये सॉन्ग्स। अपनी इन ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस के बारे में इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी माय रेमिनिसेंस में लिखा है। जिससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अभी कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस दो, प्रेजेंट लिखो। आखिर देखूं तो कि कौन कौन एक्टिव है। अब आगे की एजुकेशन के लिए ये लंदन गए। अब एक मज़े की बात बताती हूँ आपको दोस्तों, आज के दिन आईएएस बनने का कितना ज़्यादा क्रेज़ है, पागलपन है, और कितना डिफ़िकल्ट होता है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। क्या आप जानते हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज एक्चुअली 1855 में शुरू हुई थी लंदन में। जब ये इंडियंस के लिए ओपन करी गई तो इंडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था इसे क्वालिफाई करना। पहली मुश्किल चीज़ ये थी कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ 23 ईयर्स की एज लिमिट रखी गई थी, और तो और ये एग्ज़ाम 50 सालों तक सिर्फ लंदन में ही कराया जाता था। तो इंडियंस के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि लंदन जाकर वो लोग एग्ज़ाम दें। लंदन जाना सब लोग के लिए पॉसिबल नहीं था। और तो और जो सिलेबस था उसमें यूरोपियन क्लासिक्स का जो सब्जेक्ट था उसका बहुत ही ज़्यादा कवरेज था। इन सभी रीजंस की वजह से इंडियंस के लिए ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन फिर भी 1864 में रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र टैगोर पहले ऐसे इंडियन थे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर किया। कहा था ना, पूरा ख़ानदान टैलेंटेड है, देख रहे हो। रविंद्रनाथ टैगोर के फादर चाहते थे कि रविंद्रनाथ टैगोर एक लॉयर बने, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर लॉयर बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। लॉयर बनने के लिए ईयर्स 1878 में रविंद्रनाथ टैगोर अपने भाई और फैमिली के साथ इंग्लैंड चले जाते हैं। वहाँ पर इन्होंने लंदन की यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करी। थोड़े दिन ही क्लासेस अटेंड करने के बाद इन्होंने कॉलेज भी ड्रॉप आउट कर दिया और खुद से इंडिपेंडेंटली स्टडी करने लगे। अब रविंद्रनाथ टैगोर का इंटरेस्ट तो कहीं और ही था। इस टाइम पर इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई करी। ये इंग्लिश लिटरेचर में इंटरेस्टेड थे। इन्होंने विलियम शेक्सपियर के ड्रामास पढ़े और थॉमस ब्राउनी की रिलीजियो मेडिसी पढ़ी। साथ ही इन्होंने रोमांटिक पोएट्स जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ, पीबी शेले की पोइट्रीज को पढ़ा, विक्टोरियन पोएट्स को भी पढ़ा। रोमांटिक पोएट्स एंड विक्टोरियन पोएट्स को मैंने अपनी रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, ज़रूर देखिए। इसके अलावा ये इंग्लिश, स्कॉटिश और आयरिश म्यूज़िक से भी टच में आए। टैगोर 2 साल बाद ही लंदन से बंगाल वापस आ गए और अपने वर्क्स को रेगुलरली पब्लिश कराने लगे। मतलब इन्होंने अपना राइटिंग करियर स्टार्ट कर दिया। टैगोर की शादी 1883 में मृणालिनी देवी से हुई थी। शादी के वक्त टैगोर 22 साल के थे और मृणालिनी देवी सिर्फ 9 या 10 साल की थी। इनके टोटल 5 बच्चे हुए, जिसमें से 2 बच्चों की डेथ हो गई। टैगोर की लाइफ में 1891 से 1895 का जो टाइम पीरियड था बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, और इस टाइम पीरियड को 1891 से 1895 तक के टाइम पीरियड को साधना पीरियड कहा जाता है। इन्हीं सालों में इन्होंने सबसे ज़्यादा राइटिंग्स लिखी। इन्होंने इसी टाइम में अपने एक शॉर्ट स्टोरी का कलेक्शन गल्पा गुच्छा लिखा। इस शॉर्ट स्टोरी के कलेक्शन में कई सारी स्टोरीज़ हैं जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल के गाँवों की कंडीशन के बारे में बताया है, वहाँ की गरीबी दिखाई है। अब बात करते हैं इनके लिटरेरी करियर की। इन्होंने काफ़ी यंग एज से ही लिखना शुरू कर दिया था। हालांकि दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर एक बंगाली पोइट थे, इसीलिए इन्होंने अपना राइटिंग करियर बंगाली लैंग्वेज से ही स्टार्ट किया और बाद में अपनी बंगाली वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। ये सिर्फ 13 साल के थे जब इन्होंने अपनी पहली पोएम लिखी। हालांकि उन्होंने काफ़ी सारी पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज, नॉवेल्स, ड्रामास भी लिखे, लेकिन वो मेनली अपने वर्क गीतांजलि के लिए फेमस है। दोस्तों, गीतांजलि एक पोइट्री कलेक्शन है। रविंद्रनाथ टैगोर के इस पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और ये यूरोप और अमेरिका में इतने ज़्यादा फेमस हो गए कि क्या बताएं।
ये अलग अलग कंट्रीज़ के दौरे पर जाने लगे, इन्हें लेक्चर देने के लिए इनवाइट किया जाने लगा। रविंद्रनाथ टैगोर की पोएम्स ज़्यादातर फ्रीडम और पैट्रियोटिज्म के ऊपर होती थी। स्टोरीज की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर ने स्टोरी भी काफ़ी छोटी एज से ही लिखना शुरू कर दी थी। इन्होंने अपनी पहली स्टोरी बंगाली लैंग्वेज में लिखी थी और उस शॉर्ट स्टोरी का नाम था भिखारिनी, जिसे बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इसका इंग्लिश टाइटल है द बेगर वुमेन। इनकी वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टोरी है काबुली वाला। नॉवल की बात करें तो इन्होंने अपनी पहली नॉवल 22 की एज में पब्लिश करवाई थी। जो एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैं जैसे कि वेदास, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत, इन सभी से टैगोर ने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली। इंडियन सेंट्स जैसे कि गुरु नानक और कबीर दास से भी टैगोर ने बहुत कुछ सीखा। रविंद्रनाथ टैगोर ने गानों को लिखना और कंपोज करना भी शुरू कर दिया। इनके गानों के एक बहुत ही बड़े शौकीन थे जिनका नाम था नरेन। नरेन कौन? हमारे यंग स्वामी विवेकानंद, वही है नरेन। इनफैक्ट रविंद्रनाथ टैगोर ने यंग स्वामी विवेकानंद को 2-3 गाने भी सिखाए और स्वामी विवेकानंद ने और लोगों के साथ मिलकर इन गानों को गाया भी ब्रह्म समाज के एक मेंबर की शादी में। रविंद्रनाथ टैगोर का जो म्यूज़िक होता था वो बहुत ही ज़्यादा मिक्स होता था। हिंदुस्तानी, आयरिश म्यूज़िक, क्लासिकल, कर्नाटिक और गुरबानी, इन सभी को मिक्स करके ये म्यूज़िक बनाते थे। आज के दिन तक टैगोर का न सिर्फ बंगाली म्यूज़िक पर बल्कि बॉलीवुड के गानों पर भी इनका असर दिखाई देता है। आपको पता होगा कि हमारे देश का नेशनल एंथम जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। इसी बात पर जल्दी से कमेंट में जय हिंद लिखो। 1905 में जब ब्रिटिशर्स ने बंगाल का पार्टीशन कर दिया था तो इन्होंने एक गाना लिखा था, अमार सोनार बांग्ला, जो आज के टाइम में बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। तो दोस्तों, इन्होंने सिर्फ इंडिया का ही नेशनल एंथम नहीं लिखा बल्कि बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम इन्होंने ही लिखा है। और तो और श्रीलंका का जो नेशनल एंथम है वो भी टैगोर के वर्क से ही इंस्पायर्ड है। जब इन्होंने हमारा नेशनल एंथम जन गण मन लिखा तो 1911 में कोलकाता के कांग्रेस सेशन में इसे पहली बार गाया गया। तो टैगोर किस किस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है? पहला, गीतांजलि, जो कि एक पोइट्री कलेक्शन था। दूसरा, उन्होंने हमारे देश का नेशनल एंथम लिखा और तो और बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखा। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। टैगोर पहले ऐसे इंडियन थे, इनफैक्ट पहले एशियन थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया, जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। इन्हें 1913 में अपने मोस्ट फेमस पोइट्री कलेक्शन गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ मिलने की वजह से टैगोर सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में छा गए। नोबेल प्राइज़ जीतने के बाद ब्रिटिशर्स भी इन्हें बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्ट देने लगे। इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट देने लगे कि 1915 में इंग्लैंड के किंग जॉर्ज V ने इन्हें नाइटहुड का टाइटल दिया, जो कि काफ़ी रेस्पेक्ट की बात थी। दोस्तों, इंग्लैंड में कई सारे टाइटल होते हैं जैसे कि लॉर्ड, सर, एक्सेट्रा। उसी में से एक बहुत ही बड़ा टाइटल है नाइटहुड का। नाइटहुड का टाइटल मिलने के कुछ साल बाद 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। इसी वजह से टैगोर ने ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए उनके नाइटहुड टाइटल को वापस कर दिया। दोस्तों, टैगोर एक्चुअली क्लासरूम स्कूलिंग के बिल्कुल ही अगेंस्ट थे। मतलब जो क्लास में जो एजुकेशन दी जाती है उसकी बिल्कुल विरुद्ध थे। उनका मानना था कि क्लासरूम के अंदर बच्चों को सिर्फ रटाया जाता है, कुछ भी सिखाया नहीं जाता है। 1918 में रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती को फाउंड किया, लेकिन 3 साल बाद इसका उद्घाटन हुआ, यानी कि 1921 में विश्व भारती इस्टेब्लिश हुआ। ये याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये एक कॉलेज था वेस्ट बंगाल के एक टाउन शांति निकेतन में। इस कॉलेज में ब्रह्मचार्य सिस्टम को फॉलो किया जाता था, यानी कि ब्रह्मचार्य सिस्टम के अकॉर्डिंग टीचिंग करी जाती थी। इस कॉलेज में गुरुज अपने स्टूडेंट्स को हर तरीके की गाइडेंस देते थे, चाहे वो इमोशनल हो, इंटेलेक्चुअल गाइडेंस हो या फिर हो स्पिरिचुअल। और तो और गुरु अपने स्टूडेंट्स को पेड़ के नीचे पढ़ाते थे। टैगोर को जब नोबेल प्राइज़ मिला था तो नोबेल प्राइज़ के साथ उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिले थे और उन्हीं पैसों को टैगोर ने इस कॉलेज में लगाया। टैगोर ने जाति भेदभाव और छुआछूत जैसे मुद्दों पर लेक्चर्स दिए। ये जो विश्व भारती कॉलेज था, इसे इंडिपेंडेंस के बाद यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया और ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हालांकि टैगोर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन उनका महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के साथ बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन था। दोस्तों, महात्मा गांधी और टैगोर के ओपिनियंस बहुत ही ज़्यादा अलग अलग थे एक दूसरे से, लेकिन इसके बावजूद भी महात्मा गांधी और टैगोर एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त थे।
इस विश्व भारती के थ्रू टैगोर ने गांधी जी के स्वराज मूवमेंट को भी सपोर्ट किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1939 में सुभाष चंद्र बोस को देश नायक का टाइटल दिया था। दोस्तों, टैगोर हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। इन्होंने एक बहुत ही फेमस सॉन्ग लिखा था, एकला चलो रे, यानी कि अगर अन्याय के खिलाफ आप अकेले भी चल रहे हो, आपके साथ कोई नहीं है, तो भी आप चलो। अपनी ज़िंदगी के लास्ट 5 सालों में टैगोर बहुत ही ज़्यादा बीमार रहे और बीमार रहने की वजह से उनकी 7 अगस्त 1941 में 80 की उम्र में जोरासांको मेंशन में ही डेथ हो गई, जहाँ पर वो पैदा हुए थे। अब टैगोर के कुछ फेमस वर्क्स देख लेते हैं। कंप्यूटर जी, टैगोर के फेमस वर्क्स स्क्रीन पर लाए जाएं। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लिया है। वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।